Hello dear students, in this session we are going to study the next topic of chapter number 4, that is clauses of the Memorandum of Association. Earlier in the previous session we have studied the meaning and definition of Memorandum of Association, its characteristics and the tables of Schedule 1 of MOA. In this session we are studying clauses of MOA. Now you can see here, these are the various clauses of MOA, that is some rules of MOA. First is name clause, that is the rule related to the name of the company. Next is registered office clause. Number 3, objects clause or objective clause. Number 4, liability clause. Number 5, capital clause. Number 6, subscription clause. Number 7 and 8, collectively it is called only in case of one person company. Suppose if it is one person company, मतलब कि एक ही person, owner, manager सब कुछ है, तो उसके लिए दो clauses है, number 7 and number 8. Number 7 includes consent to buy all shares, and number 8, that is appointment of legal heir in case of death. मतलब कि किसको कंसेंट, किसके पास परमिशन मिलेगी सभी शेयर्स परचेज करने की, और अगर अपॉइंटमेंट ऑफ लीगल हेयर इन केस ऑफ डेथ, मतलब कि यहाँ पे एक पर्सन की डेथ हो गई है तो वो लीगली हेयर कौन बनेगा? इफ़ ही इज़ हैविंग अ सन देन डेफिनेटली वो लीगल हेयर सन ही होगा, बट उनका सन नहीं है या फिर वो पर्सन मैरिड नहीं है या फिर उनका कोई दूसरा पार्टनर, तो वो किसको मिलेगा? ये सब प्रोसीजर करने के लिए क्लॉज नंबर 8 है. Let's go about all these clauses in detail. Number 1, name clause. Now, name clause, it means the rule regarding the name of the company. How a company should be named. Any person, any name can be taken by a company, but it should be proper and relatable. Because every person, every company is an artificial legal person, तो उनकी identification होगा उनका name. Name clause is very much a compulsory clause, but some rules are there about the name of the company, and certain restrictions are there. Let's see that. Number 1, that the name should not be identical to any other existing company. For example, take the example of wafer company, बालाजी कंपनी, लेस कंपनी. अगर कोई मार्केट में कंपनी आए तो बालाजी या लेस उसके ऊपर नाम नहीं रख सकती. कोई भी कंपनी है वो एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम सेम टू सेम नाम पे वो कंपनी का नाम नहीं रख सकती. नेक्स्ट, the name should not be undesirable or objectionable and it should not constitute any offense under any law. अब लॉ ऐसा नहीं होना चाहिए नेम की वो अनडिज़ायरेबल है, मतलब कि वो जो किसी की विश नहीं है बट फिर भी रखा है. ऑब्जेक्शनेबल कि वो कोई उसके ऊपर ऑब्जेक्शन ले सके, ऐसा कोई नाम नहीं होना चाहिए. अ वेरी सिंपल नेम शुड बी देयर ऑफ द कंपनी एंड लॉ के खिलाफ कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है. नेक्स्ट, नंबर 3, ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, लाइक प्रेसिडेंट, राष्ट्रपिता, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कोर्ट, गवर्नर. कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी के साथ डील हो रहा है या फिर उससे रिलेटेड है तो ऐसा कोई भी नाम नहीं होना चाहिए कंपनी का. नेक्स्ट, इफ़ इट्स अ पब्लिक कंपनी विथ लिमिटेड लायबिलिटी तो लिमिटेड वर्ड ऐड होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल सो एंड सो लिमिटेड कंपनी. और अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड नाम होना चाहिए. फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, लिमिटेड है मतलब कि वो पब्लिक कंपनी है, तो अगर प्राइवेट लिमिटेड नाम ऐड हो रहा है मतलब कि वो प्राइवेट कंपनी है. नंबर 5, कंपनीज प्रपोज टू बी एस्टैब्लिश्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोशन ऑफ कॉमर्स. हाँ, ऐसी कोई कंपनी है कि कोई भी एक पर्टिकुलर फील्ड का प्रमोशन कर रही है, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, स्पोर्ट्स, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, चैरिटी है, मतलब कोई भी ऐसी कंपनी है जो प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं बनी है. दे आर मेड फॉर द प्रमोशन इन पर्टिकुलर फील्ड्स और दे आर मेड फॉर द पब्लिक वेलफेयर. तो लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड ये कुछ ना हो तो चलेगा उनके केस में. So this were the details of name clause. Next is registered office clause.
ये क्लॉज कैसा होना चाहिए? रजिस्टर्ड ऑफिस जो कंपनी ने जहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर्ड ऑफिस. विद इन द 15th डे अ कंपनी मस्ट हैव द रजिस्टर्ड ऑफिस और उनका डिटेल्स होनी चाहिए. कब इनकॉर्पोरेशन हो कंपनी का, उसके 15वें दिन पे, ऑन द वेरी 15th डे, a company must be having all the details about the registration office, registered office, because every correspondences, every communications, all the details, contracts are to be made by the registered office and the registrar of the company. They makes the contract and regulations, and that is all done by the permission of the registered office only. और उनके एड्रेस पे ही सब करस्पॉन्डेंस होता है. दैट्स वाई रजिस्टर्ड ऑफिस की पूरी डिटेल 15th डे ऑफ इनकॉर्पोरेशन से कंपनी के पास होनी चाहिए. इवन अदर मेंबर कैन रिफर द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड वो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पर्सनली वो देख सकते हैं. नेक्स्ट, नंबर 3 इज ऑब्जेक्ट क्लोज. नाउ सी व्हाट इज रिटन हियर, ऑब्जेक्ट क्लोज. ऑब्जेक्ट, अब it's but obvious that company will be starting from by a particular objective only. ऐसे ही कोई कंपनी स्टार्ट नहीं होती है, उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है, 1 2 3 जितने भी है, बट ऑब्जेक्टिव होता है, वो मोटिव होता है, उससे कंपनी शुरू होती है. नाउ इट इज़ वेरी मच मैंडेटरी फॉर एनी कंपनी दैट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उनका ऑब्जेक्ट दिखाए कि भाई हमारा ऑब्जेक्ट ये है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इट्स अ कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड, तो ऑब्वियसली उनका ऑब्जेक्टिव होगा, उनका मोटिव होगा टू अर्न प्रॉफिट. सो दैट दे हैव टू शो इन द रजिस्टर्ड ऑफिस और इन द क्लोज, इन द मेमोरेंडम ऑफ ऑफिस एसोसिएशन क्लोज, दैट आवर ऑब्जेक्ट इज टू अर्न प्रॉफिट. सेकेंड ऑब्जेक्ट इज टू डू पब्लिक वेलफेयर. थर्ड ऑब्जेक्ट है, तो पहला ऑब्जेक्टिव है मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. तो जो भी उनका ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्टिव से कंपनी शुरुआत हो रही है, दैट हैज़ टू बी मेंशन इन द MOA. देयर आर अदर कंपनीज हु आर NGOs, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रॉफिट मोटिव से वर्क नहीं करती है. वो क्या मोटिव होता है उनका? पब्लिक वेलफेयर, डेवलपमेंट ऑफ द सिटी, ये उनका मोटिव होता है. तो वो भी उनको ऑब्जेक्ट क्लॉज में दिखाना है. If there are any companies who have work against the object clause के against जाके वो work कर रहे हैं, then a case is filed and that whole procedure is called doctrine of ultra vires. मतलब उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव ब्रेक किया है. फॉर एग्जाम्पल, इफ इट्स अ कंपनी विच इज डन वर्किंग फॉर द पब्लिक वेलफेयर, लोगों की भलाई के लिए, पुअर पीपल की भलाई के लिए वो काम कर रहे हैं, बट दे आर अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम दैट, तो उनके ऑब्जेक्टिव के खिलाफ वो लोग वर्क कर रहे हैं. इट मीन्स दैट दे आर नॉट डूइंग अकॉर्डिंग टू देयर ऑब्जेक्टिव, उनका जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है वो फॉलो नहीं हो रहा है. सो दे आर फाइल अ केस विच इज टोटल प्रोसीजर इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स. नेक्स्ट, लायबिलिटी क्लॉज. Now see what is written here in the liability clause. Every member has the liability for the company. It can be a company limited by shares, guarantee or unlimited liability company. Company limited by shares मतलब कि the members are limited only up to the shares held by them. They do not have to sell their personal assets when the company is to be sold off. कंपनी का डिसोल्यूशन होता है तो उनका अपना पर्सनल असेट सेल नहीं करना पड़ता है. जो उनका जितना शेयर होता है वो सेल करने से उनका पैसा मिल जाएगा. नेक्स्ट इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. गारंटी मतलब कि मेंबर्स कंपनी को गारंटी देते हैं कि अगर कंपनी का डिसोल्यूशन हो जाए तो दिस मैनी लैक्स ऑफ रुपीज़ वी विल गिव टू द कंपनी. जितनी गारंटी दी है मेंबर्स ने उतने तक ही उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है. एंड थर्ड इज अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, मतलब कुछ लायबिलिटी है ही नहीं. द मेंबर कैन सेल ऑल द पर्सनल असेट्स ऑफ हिम इवन इफ द कंपनी रिक्वायर्स. वो अपने पर्सनल असेट्स भी सेल करके कंपनी का कर्जा वो फिलअप कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी. नेक्स्ट इज कैपिटल क्लोज. ना कैपिटल क्लोज ये कब जरूरी होता है? इन केस ऑफ अ लिमिटेड कंपनी ओनली, मतलब कि ये पब्लिक कंपनी है तो ही कैपिटल क्लोज ज़रूरी होता है, अदरवाइज उसकी कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है. दैट इज़ द नंबर ऑफ कैपिटल, द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द कंपनी,
पूरा कैपिटल कितना है, ऑथोराइज कैपिटल, फिक्स कैपिटल कितना है कंपनी का, किससे डिवाइड होती है। अगर 1 पर्सन कंपनी है तो वो पर्सन की डेथ के बाद